नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। फ्री बीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का तीखा सवाल। चुनाव आयोग ने कही ये बात। देश में चुनाव के समय अलग अलग राज्यों की सरकार जनता को लुभाने के लिए कई रेवड़ियां यानी फ्री बीज बांटने का ऐलान करती है। आम मतदाताओं तक पहुंचने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने हिसाब से अलग अलग तरह की घोषणाएं करती है। कोई महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की बात करता है, तो कोई सत्ता में आने पर महिलाओं को 2,500 रुपए देने की बात करता है। अलग राजनीतिक दल अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से अलग अलग रेवड़ियों की घोषणाएं करता है। इसे लेकर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तमाम तरह की बहस भी हुई है। कई राजनीतिक दल इसे जनता के वेलफेयर से जोड़कर देखते हैं, तो कोई इसे पैसे की बर्बादी बताते हैं। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राज्यों की सरकारों को फटकार लगाई है। ये फटकार एक दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के वेतन और पेंशन के मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को बड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास ऐसे लोगों को मुफ्त में देने के लिए पर्याप्त पैसे हैं जो लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन जिला कोर्ट के जजों को वेतन और पेंशन देने को लेकर उनके सामने वित्तीय संकट खड़ा हो जाता है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमनी की दलील के जवाब में ये टिप्पणी की थी। सलीम खान का सलमान की शादी को लेकर खुलासा। दबंग चाहते हैं कि ऐसी हो उनकी पत्नी। सलमान खान पिछले कई सालों से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। हालांकि उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के अलावा फैंस उनकी लव लाइफ को लेकर भी उतने ही उत्सुक हैं। खास तौर पर दबंग के प्रशंसक ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि सलमान कब और किससे शादी करेंगे। हाल ही में सलमान के पिता सलीम खान ने खुलासा किया कि सलमान जब भी शादी करेंगे उनकी कुछ शर्तें होंगी। जब भी सलमान खान शादी के बंधन में बंधेंगे उनकी अपनी पत्नी से कुछ खास शर्तें होंगी। वैसे कथित तौर पर सलमान खान का नाम बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों संग कई बार जुड़ चुका है, जिसमें कैटरीना कैफ से लेकर सोमी अली और संगीता बिजलानी जैसी अभिनेत्रियां शामिल हैं। सलमान ने हाल ही में अपना 59वां जन्मदिन मनाया है और वह अभी तक सिंगल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक इंटरव्यू के दौरान सलमान के पिता सलीम खान ने दबंग की शादी को लेकर कहा कि सलमान का पता नहीं क्या है। सलमान की एक तो इस वजह से शादी नहीं होती कि थोड़ा सा विरोधाभास है। वह कमिटमेंट में के बाद अपनी शर्तें रख देते हैं। फेसबुक पर हुआ प्यार। कश्मीर की वादियों को छोड़ 1300 किलोमीटर कार चला यूपी पहुंची MBBS प्रेमिका। प्रेमी से किया निकाह। फेसबुक पर दोस्ती और फिर प्यार होने पर जम्मू कश्मीर की रहने वाली युवती ने यूपी के रायबरेली आकर युवक से शादी रचा ली। जानकारी होने पर मंगलवार को युवती का पति पुलिस के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई। पति ने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया के जरिए गुमराह करके युवक उसकी पत्नी को भगा लाया है। पत्नी अपने साथ नकदी और सोना लेकर भी आई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पंजाब के मोहाली जिले के धकोली थाना क्षेत्र के पाइन होम्स निवासी विनोद कुमार ने साल 2017 में जम्मू कश्मीर प्रांत के श्रीनगर की रहने वाली अविरल के साथ आर्य मंदिर में शादी की थी। सोशल मीडिया के जरिए अविरल को रायबरेली जिले के डी निवासी डॉक्टर फैजान अहमद से प्यार हो गया। उसके पति का साथ छोड़कर अपने प्रेमी से मिलने के लिए बीते दिसंबर माह में कार से प्रेमी के घर आ गई। 2 दिन पहले सोमवार को उसने प्रेमी के साथ निकाह कर लिया। बुधवार को वलीमा है। युवती के रायबरेली आकर निकाह करने की जानकारी पर पति विनोद कुमार मंगलवार को डी थाने पहुंचे। उन्होंने थाने में तहरीर दी है। आगामी बजट से मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीदें। क्या इनकम टैक्स से मिलेगी राहत? आगामी 1 फरवरी 2025 को बजट से मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीदें हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार इनकम टैक्स की दरों में बदलाव कर मिडिल क्लास को राहत देने पर विचार कर रही है। सवाल उठता है कि क्या इस बार टैक्स पेयर की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा या टैक्स स्लैब में होगा बदलाव। सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि न्यू टैक्स रिजीम में संशोधित किया जा सकता है। खास तौर पर 10 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए टैक्स दरें घटाने की संभावनाओं पर विचार हो रहा है। इस कदम का उद्देश्य देश में धीमी खपत को बढ़ावा देना और लोगों को डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने के योग्य आय में इजाफा करना है। जामा मस्जिद बनाम हर घर मंदिर। चंदौसी कोर्ट के मुस्लिम पक्ष ने दी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी। 5 मार्च को अगली तारीख
संभल की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। जामा मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति स्थानीय कोर्ट में पेश की। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 मार्च को तय की है। बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी की अदालत में जामा मस्जिद के अधिवक्ता शकील वारसी ने न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी पेश की। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 5 मार्च नियत कर दी। इस दौरान जिला न्यायालय पर सुरक्षा को मद्देनजर पुलिस और पीएसी तैनात रही। वाराणसी में 40 साल से बंद पड़े शिव मंदिर में हो रहा है साफ सफाई का काम, जल्द शुरू होगा पूजा पाठ। मुरादाबाद के बाद अब वाराणसी में भी बंद पड़े मंदिर को खोला गया है। मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा में लगभग 40 साल पुराने बंद पड़े शिव मंदिर को प्रशासन ने खोल दिया है। मंदिर के अंदर साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। बीते दिनों हिंदू पक्ष ने मंदिर को लेकर मुद्दा उठाते हुए इसे खुलवाने की मांग की थी। तब प्रशासन ने दस्तावेज चेक करके कार्रवाई करने की बात कही थी। आज प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर के कपाट खोलकर अंदर साफ सफाई कराई जा रही है। जिस तरह का कोई विरोध या आक्रोश इसे लेकर सामने नहीं आया। स्थिति बिल्कुल सामान्य है। माना जा रहा है कि मंदिर में जल्द पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगी। यह शिव मंदिर 40 सालों से बंद पड़ा हुआ था। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने पूजा पाठ की मौलिक परमिशन हिंदू समाज को दे दी है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि हिंदू समाज को मंदिर में पूजा करने का अधिकार है। दीमा हसाओ में कोयला खदान से निकला एक शव, 8 श्रमिक अब भी फंसे। सेना और एनडीआरएफ का बचाव अभियान तेज। असम के पास दीमा हसाओ जिले में सोमवार को कोयला खदान में पानी भरने के बाद 9 श्रमिक फंस गए थे। बुधवार सुबह सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान के दौरान खदान से एक शव बरामद किया है। खदान में अभी भी 8 श्रमिक फंसे हुए हैं। इसके बाद सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान तेज कर दिया है। दीमा हसाओ जिले के उमरंगसो के 3 किलो क्षेत्र में कोयला खदान में सोमवार को 300 फीट गहरे खदान में अचानक पानी भर गया था। इस खदान में 9 श्रमिक फंस गए थे। इसके बाद भारतीय सेना और स्थानीय अधिकारियों की संयुक्त टीम ने त्वरित और प्रभावी तरीके से बचाव अभियान शुरू कर दिया था। मंगलवार शाम को बचाव अभियान को रोक दिया गया था। बुधवार सुबह इसे फिर से शुरू किया गया। इसके बाद बचाव टीम ने खदान से एक शव बरामद किया। One body was found at the bottom of the shaft. Yesterday, the water is very murky and the water is quite acidic, so nothing is visible. So today 4 divers had gone down, NDRF and army divers. They were able to retrieve one body from the bottom of the shaft. Now we have arterial tunnels going in every side. The ROV has done one round. The Navy ROV has done one round of the entire shaft. The ROV has both photography and sonar capabilities. That has not found anything. Now Navy divers are going down to the shaft. We'll first clear out the shaft and then start entering the tunnels. In the meanwhile, efforts are on to continuously de-water the well. It seems that the well is connected down below in the subterranean level into some sort of a water source, because of which, even though we are pulling out water, water levels are not receding. So once the ROV goes into the tunnels, we'll have a better idea. This is a long drawn out process, but the one thing I want to say is that the way everybody has come together in the relief efforts, whether it is the state government, the army, the navy, the air force for transporting everybody, ONGC is here with their pumps, Coal India experts have already reached, they are bringing in their pumps. So everybody is working together and we hope we'll have more results soon. We've had some clarity, we will get more clarity soon. Thank you. Any further pressing of the other persons? See, right now, I just explained to you the procedure. So the tracing will take place with the procedure. As far as the other person is concerned, he was a local boy, he is identified, and they have sent the body right now for post-mortem. Inquest first, then post-mortem to Haflong, because post-mortem facilities are available in Haflong. And after that, his family is being contacted, and arrangements will be made to hand over the body with proper respect and all formalities. Thank you. सैम
ऑल्टमैन पर शारीरिक शोषण का आरोप, बहन ने दायर किया मुकदमा। चैट जीपीटी के सीईओ ने दिया यह जवाब। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन पर उनकी बहन ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। ऑल्टमैन पर आरोप है कि उन्होंने 1 दशक तक अपनी बहन एन ऑल्टमैन का शोषण किया। एन ने इसे लेकर संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। एन के आरोपों पर सैम ऑल्टमैन, उनकी मां और उनके भाई ने जवाब दिया। उन्होंने आरोपों को झूठा बताया है। अदालत में दायर मुकदमे में एन ऑल्टमैन ने आरोप लगाया कि बचपन के मिसौरी में उनका शारीरिक शोषण हुआ था। यह 1990 से सन 2000 तक चला। उन्होंने दावा किया कि जब वह 3 साल की थी तब से उनका यौन शोषण किया गया और उनके नाबालिग रहने तक चलता रहा। तब तक सैम ऑल्टमैन बालिग हो चुके थे। इससे पहले एन ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया पर भी अपने भाई पर आरोप लगाए थे। 39 सदस्यीय संसदीय समिति की बैठक शुरू। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर हो रही चर्चा। एक देश एक चुनाव संबंधी 2 विधेयकों की जांच के लिए गठित संसदीय समिति की बैठक शुरू हो गई है। इसमें विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी संसदीय समिति के सदस्यों को प्रस्तावित कानूनों के प्रावधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि जेपीसी विधेयक की निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। संसदीय पैनल इस मामले में प्रत्येक हितधारक की बात सुनेगा। भाजपा नेता पीपी चौधरी ने कहा कि हमारा प्रयास हर क्षेत्र के लोगों, चाहे वह राजनीतिक दलों से हो या नागरिक समाज से हो या न्यायपालिका से, सभी की बात सुनना होगा। हम सभी का इनपुट लेना चाहते हैं। हम सरकार की तरफ से पेश किए गए विधेयकों का निष्पक्ष तरीके से परीक्षण करेंगे। हमारा प्रयास आम सहमति तक पहुंचना होगा। मुझे विश्वास है कि हम देश हित के लिए काम करेंगे। भुवनेश्वर में 3 दिन का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, पीएम मोदी 9 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज से 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 50 से ज्यादा देशों के गणमान्य इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 9 जनवरी को इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को समापन भाषण देंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार इसमें मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू का डिजिटल तरीके से संबोधन होगा। सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। वहीं मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने बताया कि इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। भुवनेश्वर, पुरी और जाजपुर में 21 जगहों को चुना गया है जहां उन्हें ले जाया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य ओडिशा में इंटरनेशनल टूरिस्ट को बढ़ाना है। अमित कुमार ने IANS से बातचीत में इस कार्यक्रम के बारे में कहा कि भारतीय हूँ और पिछले 16 साल से सिंगापुर में रह रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में कार्यरत हूँ। मैं भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर की तरफ से आया हूँ और सिंगापुर के उच्च योग से हमें बुलाया था। आपने ट्विटर खरीद कर बहुत बड़ा जुआ खेला। TED प्रमुख क्रिस एडरसन ने एलन मस्क को एक्स पर लिखा पत्र। सोशल मीडिया एक्स के मालिक और दिग्गज अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क को लेकर टेड के प्रमुख क्रिस एडरसन ने एक पत्र लिखा। ये पत्र उनकी तरफ से सोशल साइट एक्स पर भी पोस्ट में साझा किया गया, जिसमें लिखा है, मैं एक ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा हूँ जो अभी मुझे चिंतित कर रहा है। क्रिस एडरसन के साथ ही ये भी बताया कि उनका यह पत्र रचनात्मक भावना से पेश किया गया है। पत्र की शुरुआत में क्रिस एडरसन ने लिखा कि प्रिय एलन, आज सुबह मेरे मन में एक विचार आया। प्रौद्योगिकी और उद्यमिता में आपकी सभी उपलब्धियों के अलावा आप इस सदी के सबसे प्रभावशाली लेखक बन गए हैं। आपके पास एक शक्तिशाली मंच पर 200 मिलियन से अधिक फॉलोअर हैं, जिसे आप स्वयं नियंत्रित करते हैं। आपके लिखे गए शब्द केवल उन फॉलोअर्स को आगे बढ़कर एक्स के लगभग हर यूजर तक पहुंचते हैं और यह व्यापक मीडिया कवरेज की सौजन्यता से कहीं आगे है। इसके रूपर्ट मंडोक में भी आप प्रासंगिक बना दिया है। जान ले लेगी ये इंडस्ट्री, मनोज वाजपेयी ने किया सुशांत सिंह राजपूत को चेतावनी देने का खुलासा। बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी ने हाल ही में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने रिश्ते पर चर्चा की। सुशांत ने जून 2020 में मुंबई के बांद्रा में अपने मोट ब्लॉक अपार्टमेंट में 34 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। मनोज वाजपेयी ने खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, जिससे वह 3 महीने तक परेशान रहे।
हाल ही में मिड डे को दिए साक्षात्कार में मनोज बाजपेयी ने कहा कि सुशांत के इस तरह के कठोर कदम उठाने के पीछे के कारण अभी भी अज्ञात हैं और लोग उनकी मौत के बारे में केवल अनुमान लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूं कि पागल आदमी नहीं थे, वह बहुत सी चीजों से पारंगत थे, वह एक बहुत बड़े पाठक थे। मैंने उन्हें सेट पर और सेट के बाहर हर समय पढ़ते हुए पाया है। उनमें क्वांटम फिजिक्स का बहुत ज्ञान था। वह मुझसे अध्यात्म के बारे में बात करते थे और इसकी तुलना क्वांटम फिजिक्स से करते थे। वह एक शानदार दिमाग वाले व्यक्ति थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको मिला अखिलेश यादव और ममता दीदी का साथ और कांग्रेस पड़ी अलग थलग। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजधानी में अब सियासी पारा तेजी से चढ़ने लगा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। दिल्ली में इस बार 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आ जाएंगे। चुनाव से ठीक पहले अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव के समर्थन के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका आभार भी जताया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपका हमेशा हमें सपोर्ट और साथ रहता है, इसके लिए मैं और दिल्ली की जनता आपकी आभारी है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा सपा उसका साथ देगी। दिल्ली के कांग्रेस के पास मजबूत संगठन नहीं है, ऐसे में हमारा दल आम आदमी पार्टी को समर्थन देगा। मैं आम आदमी पार्टी के साथ मंच साझा करूंगा। दिल्ली में भाजपा को आप ही हरा पाएगी, ऐसे में जो भाजपा को हराएगा सपा उसके साथ है। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसे दानवों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, जयशंकर ने बताई एससीओ की प्राथमिकताएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले प्रायोजकों, वित्त पोषकों की तलाश, उन्हें सख्त सजा देना बेहद जरूरी है। विदेश मंत्री ने इस दौरान प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर कटाक्ष किया। कजाकिस्तान के अस्ताना में हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बातें कही थी। डॉक्टर जयशंकर ने जोर देते हुए कहा कि 3 दानवों आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ने की बेहद आवश्यकता है। दरअसल 4 जुलाई को अस्ताना के संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन आयोजित करवाया गया था। इस दौरान जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया। वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई पर जोर देंगे। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि वह आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करेंगे। तानाशाह देश बनने की कगार पर है बांग्लादेश। पहले शेख हसीना, अब खालिदा जिया ने छोड़ दिया देश। आखिर क्या है वजह? बांग्लादेश में बीते करीब साल भर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। बांग्लादेश में फिलहाल मोहम्मद यूनुस की सरकार है, लेकिन वहां अब जैसे हालात हैं उसे देखकर अगर ये कहा जाए कि सरकार विफल साबित हो रही है तो कुछ गलत नहीं होगा। चाहे बात सरकार के खिलाफ भड़के छात्र आंदोलन की करें या फिर बांग्लादेश में 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना की वापसी की, या वहां अल्पसंख्यकों के खासकर हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा की, यूनुस की मौजूदा सरकार किसी भी हालात को काबू करने में विफल होती दिख रही है। इन सब के बीच अगर खबर आ रही है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया भी देश छोड़कर लंदन जा रही हैं। खास बात यह है कि उनका यह फैसला उस वक्त आया जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट जिया अनाथालय ट्रस्ट केस में अपना फैसला सुनाने वाली है। शेख हसीना के बाद खालिदा जिया बांग्लादेश की दूसरी बड़ी नेता हैं जो बीते साल भर में देश छोड़कर जा रही हैं। इससे पहले पिछले साल शेख हसीना बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच देश छोड़कर जा चुकी हैं। आपको बता दें कि खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी अंतरिम सरकार का समर्थन करती रही है, लेकिन बीते कुछ समय से मौजूदा सरकार और बीएनपी पार्टी के बीच के रिश्तों में तलखियां आई हैं। सूत्रों के अनुसार मौजूदा सरकार के करीबियों की ओर से एक नई पार्टी बनाने की बात सामने आई थी। इसके बाद से ही मौजूदा सरकार और बीएनपी पार्टी के बीच मनमुटाव की बातें सामने आने लगी थी। हालांकि खालिदा जिया ने देश छोड़ने के पीछे का कारण अपने बिगड़ते स्वास्थ्य को बताया है। दिल्ली में शीश महल पर टेंशन, पीएम आवास जा रहे थे आप नेता संजय सिंह। सौरभ भारद्वाज पुलिस ने बीच में रोका।
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी शीश महल कहकर इस पर तंज कसती रही कि जिसके बाद आपने मीडिया के साथ ही बीजेपी को इस शीश महल को देखने आने का चैलेंज दिया था। आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सीएम आवास पहुंचे व मीडिया को अंदर ले जाने की बात पर अड़े थे, लेकिन पुलिस ने उनको इसकी इजाजत नहीं दी और बाहर ही उनको रोक दिया, जिसके बाद दोनों नेता बाहर ही धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद दोनों नेता पीएम आवास की तरफ रवाना हो गए, लेकिन पुलिस ने दोनों को बीच में ही रोक लिया। आप नेताओं ने कहा कि वे पीएम आवास भी जाएंगे। दरअसल सीएम आवास के बाहर सुरक्षा का सख्त पहरा है। आवास में जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, वहां भारी पुलिस बल तैनात है और बैरिकेडिंग की गई है। बीजेपी नेता अनिल विज ने हमला बोलते हुए कहा कि शीश महल आपके लिए कब्रगाह बनेगा। आप नेता मीडिया को अंदर ले जाने की जिद पर अड़े हैं, वह मीडिया को सीएम हाउस दिखाना चाहते हैं। पुलिस ने सीएम आवास के बाहर बैरिकेडिंग की हुई है। आपके नेताओं ने सवाल किया कि इस नियम के तहत अंदर जाने से रोका गया है, क्या एलजी की मीडिया को रोका है? और मैं चुनौती देता हूं, कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। 2700 करोड़ का राजमहल, जिसमें हमारे राजा रहते हैं, और हमारे राजा इतने अद्भुत हैं, उन्होंने फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया है। दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख की पेन का इस्तेमाल करते हैं, 2700 करोड़ में अपना घर बनवाया है, 6700 जूते की जोड़ियां उनके पास, 5000 सूट उनके पास, 10-10 लाख के पेन उनके पास। हमारे प्रधानमंत्री जी के घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हुए हैं। राजमहल के अंदर 300 करोड़ की कालीन बिछी हुई है, जिसमें सोने के तार लगे हुए हैं। 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है राजमहल में, जहां हीरे लगे हुए हैं। दिखाओ पूरे देश को, दिखाओ मीडिया को, दिखाओ दिल्ली की जनता को और देश की जनता को। हम देखना चाहते हैं तुम्हारा राजमहल, हम देखना चाहते हैं वो 6700 जोड़ी जूते जो तुमने रखे हैं रोज बदलने के लिए। हम देखना चाहते हैं 10-10 लाख की वो पेन तुम्हारी। हम देखना चाहते हैं 5000 सूट तुम्हारे, जो दिन भर में तुम 3-3 बार 4-4 बार कपड़े बदलते हो। तो मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, और ये कहना चाहता हूं पूरे देश के सामने, तुम्हारा झूठ कल उजागर होगा। मुख्यमंत्री आवास में कल 11 बजे हम लोग मीडिया के मित्रों के साथ चलेंगे और वहां सोने की टॉयलेट खोजेंगे, वहां स्विमिंग पूल खोजेंगे, वहां पे मिनी बार खोजेंगे, और उसके ठीक बाद हम लोग चलेंगे राजा का राजमहल देखने के लिए। राजा का राजमहल, देश के राजा नरेंद्र मोदी, उनका राजमहल जो 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं, उनका राजमहल जो लाखों के चश्मे लगाते हैं, उनका राजमहल जिनके घर में 300 करोड़ की कालीन पड़ी है, उनका राजमहल जिनके घर में 200 करोड़ के झूमर हैं, उनका राजमहल देखने के लिए कल चलेंगे हम लोग। पहले मुख्यमंत्री आवास और फिर उसके बाद राजा का राजमहल देखने चलेंगे। महाकुंभ के सारे स्नान शाही नहीं, कब सामान्य कब है शाही स्नान, सभी तिथियां जानते हैं। जब भी महाकुंभ की बात होती है तो सबसे पहले श्रद्धालुओं के मन में उन महत्वपूर्ण तिथियों को जानने की जिज्ञासा होती है जिनमें शाही स्नान किया जा सकता है। इंटरनेट पर सर्च करने पर तिथियों के मामले में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। कोई 5 शाही स्नान बता रहा है तो कोई 6। आपके इसी असमंजस को दूर करने के लिए इस साल 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा। महाकुंभ 45 दिन तक चलेगा। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में आयोजित इस बार के कुंभ में 3 शाही स्नान होंगे और इसके अतिरिक्त 3 ऐसी तिथियां होंगी जिन पर स्नान करना काफी शुभ माना जाएगा। 13 जनवरी सोमवार स्नान पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मंगलवार शाही स्नान मकर संक्रांति,
29 जनवरी बुधवार शाही स्नान मौनी अमावस्या, 3 फरवरी शाही स्नान बसंत पंचमी, 12 फरवरी स्नान माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी स्नान महाशिवरात्रि। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। इसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों से किया जाता है, जहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस उत्सव भारत की 4 पवित्र नदियों और 4 तीर्थ स्थानों पर ही आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के संगम, हरिद्वार के गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक के गोदावरी नदी पर किया जाता है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। नसों पर चिपके मोमी कोलेस्ट्रॉल को पिघलाकर गायब कर सकती हैं ये 3 चीजें। ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आएगी रुकावट। आजकल की लाइफस्टाइल और खान पान के कारण कोलेस्ट्रॉल की समस्या आम हो गई है। यह शरीर में जमा होकर नसों और ब्लड वेसल्स को बैरियर का काम कर सकता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। जब यह मोमी कोलेस्ट्रॉल नसों पर चिपक जाता है तो ब्लड फ्लो में रुकावट आती है, जिससे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ प्राकृतिक उपाय हैं जो इन जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को पिघलाकर ब्लड पतलों को सुधार कर सकती है। लहसुन कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक बेहद प्रभावी उपाय है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एलिसिन और सल्फर जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने में मदद करती है। नियमित रूप से लहसुन का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। आप एक कच्चे लहसुन की कली को खा सकते हैं या उसे खाने में भी शामिल कर सकते हैं। अदरक भी एक प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो नसों में जमा हुए कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने में मदद करता है। यह ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है और शरीर में ब्लड वेसल्स को खुला रखता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का जमाव कम होता है। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में सहायक है। नींबू का रस वेसल्स को शुद्ध करता है और ब्लड फ्लो को सही दिशा में बनाए रखता है। आप यानी पानी में नींबू रस मिलाकर दिन में 2 से 3 बार सेवन कर सकते हैं, ताकि नसों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम हो जाए। संगम की रेती पर सनातन का शक्ति प्रदर्शन। आज 3 अखाड़े छावनी प्रदेश में दिखाएंगे संस्कृति की शक्ति। बसावट से पहले अखाड़े के संतों में मारपीट और गुटबाजी के बाद छावनी प्रवेश में पहली बार वैष्णव परंपरा की तीनों अन्यों के अखाड़े एक साथ तलवार, भाला और अन्य शस्त्र अस्त्र के साथ निकलेंगे। तीनों अखाड़ों की सामूहिक छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बुधवार को केपी इंटर कॉलेज परिसर से निकलेगी। इस छावनी प्रवेश शोभा यात्रा की नेतृत्व श्री पंच रामानंदी निर्मोही अनि अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास कर रहे हैं। करीब 1.5 महीने पहले भूमि निरीक्षण के दौरान मेला कार्यालय में आगे बैठने के विवाद में राजेंद्र दास के साथ मारपीट हो गई थी। इस मामले में राजेंद्र दास जूना और निरंजनी के संतों पर हमले का आरोप लगा चुके हैं। तब निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास खुद पर जानलेवा हमले की शिकायत सीएम और डीजीपी से की थी। इसे देखते हुए पहली बार तीनों अनि अखाड़े एक साथ छावनी प्रवेश में एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में तीनों अनि अखाड़ों की एक साथ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा को लेकर मेला प्रशासन सजग हो गया है। महाकुंभ की संस्कृति और विश्व का सबसे महानतम संस्कृति बताने वाले निर्वाणी अनि अखाड़े के सचिव श्री महंत मुरलीदास बताते हैं कि तीनों अखाड़े पहली बार एक साथ छावनी प्रवेश में निकलेंगे। वैष्णव परंपरा के संतों के छावनी प्रवेश में सनातन का वैभव दिखेगा। अमेरिकी संसद ने अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के बाइडेन प्रशासन के फैसले को दी चुनौती। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और उनकी कंपनियों की गतिविधियों की जांच करने के अमेरिकी प्रशासन के फैसले को रिपब्लिकन पार्टी के एक प्रभावशाली सांसद ने चुनौती दी है। सांसद का कहना है कि ऐसी चुनिंदा कार्यवाहियों से महत्वपूर्ण गठबंधन सहयोगियों को नुकसान होने का खतरा है। हाउस जुडिशरी के सदस्य सांसद लॉस गुडेन ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक बी गारलैंड को कड़े शब्दों में एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने न्याय विभाग की तरफ से विदेशी संस्थाओं के खिलाफ चुनिंदा अभियोजन और इस तरह की कार्यवाहियों से अमेरिका के वैश्विक गठबंधनों और आर्थिक विकास को होने वाले संभावित नुकसान का जवाब मांगा है। साथ ही ये भी सवाल पूछा है कि क्या इसका जॉर्ज सोरोस से कोई रिश्ता है।
गुडेन ने 7 जनवरी को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा, न्याय विभाग की चुनिंदा कार्रवाइयों से एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक है। भारत जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ महत्वपूर्ण गठबंधन को नुकसान पहुंचने का खतरा है। कमजोर क्षेत्राधिकारी और ऐसे मामले जिससे अमेरिका के हितों का ज्यादा लेना देना नहीं हो, उन्हें आगे बढ़ाने की बजाय न्याय विभाग को विदेशों के अफवाहों का पीछा करने के बजाय घरेलू मुद्दों और यहाँ के बुरे लोगों को दंडित करने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।